हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ना शुरू किए थे और हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका शुरू किए थे जो कि संसाधन का चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्रकार के संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन, वन्य संसाधन, वन और वन्यजीव संसाधन, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग शक्ति ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है, 126 पेज का चैप्टर है और अभी हम लोग 100th पेज पे पहुंच चुके हैं और शक्ति संसाधन यानी अभी 26 पेज और कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें 2-3 वीडियो और लगेंगे। इसके पहले जितना भी वीडियो है वो सब अपलोड कर दिया गया है, लगभग 16 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया गया है फर्स्ट चैप्टर से ही। फर्स्ट चैप्टर ही इतना लंबा है, उसके बाद का चैप्टर इतना लंबा नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब आज हम लोग शक्ति या ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है। मानव सदियों से अपने विभिन्न क्रियाकलाप हेतु शक्ति के जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग करते आ रहा है। मानव ने प्रारंभिक चरणों में अपने शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, फिर पशुओं को परिवहन के कार्य में प्रयुक्त किया। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप के बढ़ने के साथ ही ऊर्जा या शक्ति के नए नए स्रोत की खोज हुई। मशीनों को चलाने के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाने लगा। शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। तो वास्तविक विकास कब हुआ? 18वीं सदी में औद्योगिक विकास। ठीक है, औद्योगिक विकास से शुरू हुआ। आगे देखते हैं। कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ। कोयले का विकास कर वाष्प शक्ति का विकास कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो हम आपको छोटा छोटा टॉपिक बताते जा रहे हैं, इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि शक्ति साधनों का वास्तविक विकास 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के साथ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का उपयोग इंग्लैंड से शुरू हुआ। इसमें से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, शीघ्र ही इसका प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हो गया। यूरोप के अन्य देशों में भी हो गया। जब इंग्लैंड में वाष्प शक्ति का प्रयोग शुरू हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रसार जो हुआ वह पूरे यूरोप में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समय बीतने के साथ ऊर्जा के नए स्रोत विकसित हुए। पेट्रोलियम ने कोयले का स्थान ले लिया। कालांतर में परमाणु शक्ति का विकास किया गया। आज शक्ति अथवा ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकीकरण के आधार हैं। यही कारण है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोत वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। यही कारण है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोत को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा स्रोत, ये सारे क्या हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो इसमें से ज़्यादा बस इतना ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन सकता था। पहला तो औद्योगिक क्रांति से शक्ति का विकास शुरू हुआ, शक्ति का वास्तविक विकास शुरू हुआ। उसके बाद कोयले के उपयोग से वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ। तो ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों का तरीका यही होता है पढ़ने का कि जो समझने वाली चीज़ें हैं वो वीडियो में ही हम समझ लेते हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है जिससे कि क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए, संसाधन कोई नया चैप्टर नहीं है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। नया इसमें क्या है? नया है इसके फैक्ट्स। ठीक है, तो ये जो थोड़ा बहुत फैक्ट्स है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
शक्ति संसाधन के प्रकार। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विविध आधार हो सकते हैं। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति दो प्रकार के हैं, सतत शक्ति एवं समापनीय शक्ति। सतत शक्ति और समापनीय, यानी एक शक्ति जो सतत चलता रहेगा और दूसरा शक्ति है जो समाप्त हो सकता है उपयोग के स्तर पर। उपयोग के स्तर पर दो प्रकार के होंगे, एक सतत होगा और दूसरा कैसा होगा, समापनीय। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल आदि सतत शक्ति के स्रोत हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विखंडनीय तत्व समापनीय शक्ति स्रोत के उदाहरण हैं। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्राथमिक ऊर्जा। अब यह तो हम लोग अभी जो हम लोग देखे उपयोग के आधार पर, उसके बाद हम लोग देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के दो भागों में विभक्त किया है। पहला प्राथमिक ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मिक खनिज आदि, तथा दूसरा गौण ऊर्जा। गौण ऊर्जा एक प्राथमिक ऊर्जा है और दूसरा गौण ऊर्जा। विद्युत, जैसे विद्युत, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। अब विद्युत जो है, विद्युत को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का ज़रूरत होता है। कोयले से पानी को गर्म करते हैं और फिर पानी गर्म होके वह क्या बोलते हैं, पंखे को चलाता है और उसके बाद वह विद्युत का उत्पादन होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो यह प्राथमिक ऊर्जा के सहयोग से विद्युत जो है वह पैदा होता है, इसलिए इसको गौण ऊर्जा कहते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर कितने भाग में हुआ, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में। ठीक है, पहला है प्राथमिक और दूसरा है गौण। तो गौण में हो जाएगा विद्युत और प्राथमिक में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और चलिए ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मिक खनिज। ठीक है, इसको आप लोग लिखते चलिए छोटा छोटा यह बना के। उपयोगिता के आधार पर दो भागों में है, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक में कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा नया है। संसाधन हम लोग जानते हैं लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नया है। अब देखिए, स्रोत की स्थिति के आधार पर अगर हम शक्ति संसाधन के दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्षयशील शक्ति संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज आदि। दूसरा अक्षयशील शक्ति संसाधन, जैसे प्रवाही जल, पवन, लहरें और सौर शक्ति। मतलब यह खत्म होने, यानी कि वही समाप्त स्रोत की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो यह स्रोत की स्थिति के आधार पर भी दो भागों में है। दो भागों में एक क्या है, क्षयशील, जो कि ख़त्म हो सकता है, क्षयशील, और एक है अक्षयशील। चलिए आगे देखते। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं, जैविक ऊर्जा स्रोत, अजैविक ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति तथा इंजन शक्ति आदि को अजैव शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। तो संरचना के आधार पर दो, संरचनात्मक गुणों के आधार पर। ठीक है, संरचनात्मक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, दो भागों में क्या है, जैविक और अजैविक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक आप समझ गए। जैव और अजैव तो हम लोग पहले भी संसाधन देख चुके हैं, इसलिए यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यह सब बात याद रखिए कि कितने प्रकार में बांटा गया। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, जैव ऊर्जा और अजैव ऊर्जा स्रोत। मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक तथा जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति तथा ईंधन शक्ति आदि को अजैविक शक्ति स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। शक्ति के स्रोत को समय के आधार पर पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम,
तथा प्राकृतिक गैस पारंपरिक शक्ति के स्रोत को समय के आधार पर शक्ति का जो स्रोत है उसको समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पारंपरिक तथा सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के उदाहरण हैं। तो हम अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से कि उपयोग के आधार पर दो भागों में है, ठीक है, सतत और समापनीय। सतत जो हमेशा चलता रहेगा, यानी कि क्या कहेंगे, सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल, ये सब क्या है, सतत शक्ति है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय तत्व, यह सब क्या है, समाप्य शक्ति स्रोत है। उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राथमिक और दूसरा गौण। प्राथमिक कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस तरह का, और गौण जैसे विद्युत, क्योंकि वह प्राथमिक की मदद से गौण, मतलब वह गौण स्रोत जो है प्राथमिक की मदद से बन पाता है। स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्षयशील शक्ति संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज, ये सब क्षयशील है। और दूसरा दूसरा क्या है, जैसे जल, पवने, लहरें, सौर शक्ति, ये सब क्या है, अक्षयशील है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक और अजैविक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शक्ति के स्रोतों को समय के आधार पर पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पारंपरिक है तथा सूर्य, पवन ऊर्जा यह सब गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आधुनिक काल में शक्ति के मुख्य स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रवाहित जल एवं आणविक खनिज के अध्ययन के साथ साथ सौर शक्ति, पवन शक्ति, ज्वारीय शक्ति, भूतापीय शक्ति तथा जैव शक्ति का भी अध्ययन आवश्यक हो गया है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था वैसा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में हम लोग देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्मी ईंधन के नाम से जाने जाते हैं पारंपरिक शक्ति के संसाधन है। पारंपरिक यानी बहुत पुराने समय से चल रहा है। नया क्या है, नया अभी देखिए सौर ऊर्जा, यह सब जो है, पवन ऊर्जा, यह सब नया मतलब है, इसलिए इसको गैर पारंपरिक कहते हैं। तो पारंपरिक के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कोयला के बारे में अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा इसके जो फैक्ट्स हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत हेल्प हो जाएगा इससे। अगर आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे, केवल सुनते रहेंगे तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बार बार वीडियो देखते रहेंगे तो ज़्यादा याद होगा नहीं, क्योंकि इसे बहुत फैक्ट जो है बहुत क्लोज फैक्ट्स फिगर्स हैं इसमें, तो याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप नोट डाउन कर लें। और बहुत लंबा चैप्टर है, इसको दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोयला के बारे में देखते हैं। कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 तक भारत में 12,000 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले की कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया है। 2007-8 में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन था। तो यह थोड़ा बहुत डाटा अगर याद रखना है तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि 1 जनवरी 2008 तक भारत में 12,000 मीटर तक की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले की कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया था। 2007-8 में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन था। तो थोड़ा बहुत इसको लिख लीजिए या बार बार इसको रिपीट कर लेंगे, बस देख लेंगे, रटने का ज़रूरत नहीं है। तो कभी मान लीजिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको आसानी होगा। भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। गोंडवाना समूह
अब कोयले को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है गोंडवाना समूह, दूसरा टर्सरी समूह है, आगे हम लोग देखेंगे। पहले गोंडवाना समूह देखते हैं। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। तो देखिए इसमें इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं: दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी और गोदावरी घाटी, वर्घा गोदावरी घाटी। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि 4 नदी घाटी कौन सा है, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी याद रख सकते हैं। यहाँ वर्घा गोदावरी घाटी लिखा है, ठीक है, जो भी है। तो गोंडवाना समूह के बारे में हम लोग जानेंगे। इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है और तथा कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ जो कोयला आप देख रहे हैं, यह 20 करोड़ वर्ष इसका निर्माण हुआ था। गोंडवाना कोयले क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाया जाता है: दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्घा गोदावरी घाटी। अब आते हैं टर्सरी समूह। गोंडवाना समूह के बाद टर्सरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ, यानी गोंडवाना पहले हुआ था, उसके बाद टर्सरी हुआ तो हम लोग कितना देखें, 20 करोड़ साल पहले। इसको देखेंगे, गोंडवाना समूह जो हुआ 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्सरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। तो यह तो हम लोग गोंडवाना वाला कहाँ देखे थे, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी और गोदावरी घाटी। टर्सरी जो होता है वह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। तो याद रखिएगा वह 20 करोड़ साल पहले निर्माण हुआ था उसका, और इसका निर्माण हुआ है 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, उसका दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और कौन सा था, महानदी घाटी। ये 4 घाटियों में यह पाए जाते हैं गोंडवाना समूह के जो कोयला है। जबकि टर्सरी समूह का जो कोयला है वह असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कोयले का वर्गीकरण। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग ये बहुत जगह पर पढ़ चुके हैं, साइंस में भी आप पढ़े होंगे। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में रखा गया, यानी उसमें कार्बन की मात्रा कितनी उसके आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। एंथ्रासाइट, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। जलने पर यह धुआं नहीं देती तथा देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे कोकिन कोयला भी कहा गया है तथा धातु गलाने में काम आता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयला के बारे में, यह सर्वोच्च कोटि का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है। यह याद रखिएगा कि इसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है। इसे जलाने पर धुआं नहीं प्राप्त होता है, मतलब धुआं नहीं देता या देर तक ऊष्मा देता है। एक अच्छा जो कोयला होगा वही होगा जो कि कम धुआं देगा और अधिक ऊष्मा देगा। ठीक है, क्योंकि कोयला का काम ही होता है, मतलब कोयला का यूज़ ही इसलिए किया जाता है ऊर्जा देने के लिए। तो अगर आप ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, ज़्यादा देर तक ऊष्मा दे रहे हैं, तो वह ज़्यादा अच्छा है। इसे कोकिन कोयला भी कहा जाता है तथा धातु गलाने के काम आता है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख लीजिए। सर्वोच्च कोटि का है, 90% कार्बन होता है, धुआं कम देता है, ऊष्मा अधिक देता है। कोकिन कोयला कहा जाता है और धातु गलाने के काम आता है। अब आ जाते हैं दूसरा नंबर का कोयला है बिटुमिनस, जिसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए हुए रहता है। इसे परिष्कृत कर कोकिन कोयला बनाया जा सकता है, मतलब इसको थोड़ा बहुत इसमें कुछ ठीक किया जाए तो इसको कोकिन कोयला बनाया जा सकता है। कोकिन कोयला मतलब कि कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है, इसका मतलब वो एंथ्रासाइट टाइप का कोयला बनाया जा सकता है अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया जाए। भारत का अधिकतर कोयला इस श्रेणी का है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वह बिटुमिनस टाइप का है। ठीक है, इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा है। लिग्नाइट देखते हैं, यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है। ठीक है,
यह कम ऊष्मा अधिक धुआं देता है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। तो इसे भूरा कोयला कहते हैं, याद रखिएगा। इसे एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला, बिटुमिनस को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहते हैं बिटुमिनस का, यही रखिएगा सबसे ज़्यादा भारत में यही मिलता है। उसका बाद लिग्नाइट का है, इसको भूरा कोयला कहते हैं, और इसमें 30 से 70% तक कार्बन होता है। उसका बाद आता है पीट कोयला, इसमें कार्बन के, यह सबसे घटिया प्रकार का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाई जाती है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन की मात्रा कितनी है, किसको क्या कहा जाता है? एंथ्रासाइट में 90%, बिटुमिनस में 70 से 90%, लिग्नाइट में 30 से 70%, पीट में 30 या 30 से भी कम पाया जाता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा। अब एंथ्रासाइट का क्या है कि वह सर्वोच्च कोटि का है, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है। लिग्नाइट जो होता है उसको भूरा कोयला कहते हैं, पीट को ठीक है, पीट को कुछ नहीं कहते। एंथ्रासाइट को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है, धातु गलाने के काम आता है। बिटुमिनस जो होता है, बिटुमिनस को कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है, और यह भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है यह अधिक धुआं देता है, ऊष्मा कम देता है, भूरा कोयला कहते हैं इसको, निम्न कोटि का कोयला होता है। और पीट कोयला जो है पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। कोयले के उत्पादन के बारे में ये बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा बॉक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इतना हम लोग याद रख भी नहीं पाएंगे। गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र। अब देखते हैं कि गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र के बारे में। झारखंड, कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में पहला स्थान है। यहाँ देश का 30% से भी अधिक कोयला सुरक्षित भंडार है तथा उत्पादन 23% से अधिक है। तो झारखंड में जो है गोंडवाना समूह का कोयला है, पहले तो यह ध्यान रखिए। उसके बाद कोयले का भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश का पहला स्थान है। झारखंड का देश में पहला स्थान है। ठीक है, यहाँ देश का 30% से भी अधिक कोयला सुरक्षित भंडार है तथा उत्पादन 23% से भी अधिक है। यहाँ पर 30% मतलब जितना भी इस देश में कोयला है उसका 30% कोयला झारखंड में पाया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें कि उत्पादन कितना प्रतिशत करता है, तो वह 23% उत्पादन झारखंड से ही होता है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग इस राज्य में पड़ता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ भाग इस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो झारखंड के बारे में देख लिए। अभी थोड़ा सा और है इसमें। धातु उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कोयला इन्हीं दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर दामोदर घाटी क्षेत्र है, याद रखिएगा, और यहीं से धातु उद्योग में उपयोग किए जाने के लिए कोयला जो ले जाया जाता है वह यही दामोदर घाटी से प्राप्त किया जाता है। लौह इस्पात कारखाने को अधिकतर कोकिंग कोल भी इन्हीं क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोकिंग कोल किसको कहते हैं? एंथ्रासाइट को कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसको। तो लौह इस्पात कारखाने में जो यूज होता है कोकिंग कोल, हम लोग पढ़े थे यहाँ पर। देखिए कि इस कोकिंग कोल को धातु गलाने के काम भी आता है। तो धातु गलाने के लिए लौह इस्पात कारखाने में धातु गलाने के काम आता होगा, क्योंकि यह ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता है। तो धातु को गलाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, तो लौह इस्पात कारखाने में इसका उपयोग होता है कोकिंग कोल का। ठीक है, कोकिंग कोल का मतलब बता देते हैं एंथ्रासाइट, अभी हम लोग पढ़े थे, तो भूलिएगा मत। भी इन्हीं क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब ये जो एंथ्रासाइट कोयला या कोकिंग कोल जो है यह भी इसी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इस कोयला क्षेत्र का महत्व अब घटता जा रहा है। 1970 में इस क्षेत्र से देश का 47% कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 2004-05 में घटकर मात्र 23% रह गया। तो अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे कि उत्पादन की दृष्टि से यह 23% है। तो यह 23% 4-5 का डेटा है, मतलब 2004-05 का। 1970s की बात करें तो वह 47% कोयले का उत्पादन हुआ करता था। ठीक है, तो थोड़ा सा उत्पादन जो है काफ़ी, थोड़ा तो नहीं, काफ़ी घट गया है। ठीक है,
तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि क्या झारखंड, यह गोंडवाना समूह का कोयला है। झारखंड कोयले का उत्पादन की दृष्टि से देश में पहला स्थान है। इसके पास 30%, पूरे भारत में जितना भी कोयला है उसका 30% इसके पास है, और उत्पादन की दृष्टि से यह 23% उत्पादन करता है। और कुछ एरिया याद रख लीजिए, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है इसी राज्य में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो क्षेत्र है वह दामोदर घाटी क्षेत्र है, और लौह इस्पात कारखाने के लिए, मतलब धातु के उपयोग के लिए, धातु को गलाने के लिए यहीं से कोयला लेके जाया जाता है। कोकिंग कोयला इसको कहते हैं, एंथ्रासाइट कोयला यहीं पर मिलता है। 1970 के आसपास 47% कोयला का उत्पादन यहाँ से होता था, लेकिन अब 2004-05 का डेटा के हिसाब से बात करें तो मात्र 23% रह गया है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा है, किंतु भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है। ठीक है, उत्पादन में यह भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से 16% होता है। तो भंडार जो है वह पूरा, यह देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन 16% होता है। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के मुख्य कोयला क्षेत्र चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर आदि है। हासदो, अरंड, कोरबा एवं मांड रायगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। तो एक बारी देख लीजिए, यह भंडारण की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान, उत्पादन की दृष्टि से यह इसका छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। तो भंडारण की दृष्टि से इसके पास 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यह 16% उत्पादन करता है। ठीक है, और अगर हम इसके कुछ मतलब प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर यह है, और हासदो, अरंड, कोरबा एवं मांड रायगढ़ यह सब क्या है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो एक दो बार इसको, ये सब क्षेत्र जो है एक बार देख लीजिए, ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना ज़रूरी है। नंबरिंग याद रखिएगा, पहले नंबर पे झारखंड है, दूसरे नंबर पे उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। उसके बाद उड़ीसा क्षेत्र आ जाता है। उड़ीसा में देश का 1/4 कोयला का भंडार है, पर उत्पादन मात्र 14.6% ही होता है। तो उड़ीसा के पास देश का 1/4 कोयला का भंडार है। भंडार बहुत है, 1/4 भंडार है, लेकिन उत्पादन इसके पास 14.6% ही होता है। तलचर में कोयले का विशाल भंडार है, पर यह उच्च कोटि के न होने के कारण भाप एवं गैस बनाने के काम आता है। तो भंडार तो इसके पास तलचर में कोयले का विशाल भंडार है, लेकिन यह उच्च कोटि का नहीं है। उच्च कोटि के नहीं होने के कारण यह केवल न होने के कारण भाप एवं गैस बनाने के काम आता है। तो उड़ीसा का बात याद रखिएगा, 1/4 हिस्सा इसके पास कोयले का भंडार है, लेकिन उत्पादन यह केवल 14.6% का करता है। तलचर जो क्षेत्र है इसका विशाल भंडार है, उच्च कोटि का नहीं है इसके पास। ठीक है, तो यह तीसरे नंबर का हो गया। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र। यह भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित, भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित है, लेकिन पर उत्पादन देश का 9% से भी अधिक होता है। ठीक है, अगर हम भंडारण की बात करें तो 3% है, मतलब पूरे भारत में जितना कोयला है उसका केवल 3% ही इसके पास है, लेकिन उत्पादन के नज़र से देखें तो पूरे हर एक राज्य में जितना भी उत्पादन किया जाता है उसका 9% यही उत्पादन कर देता है। ठीक है, तो इस राज्य में अधिकतर कोयला चांद, वर्धा और कारपेटी तथा बंदेर से प्राप्त होते हैं। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस नंबरिंग याद रख लीजिए कि किसके पास कौन कितना उत्पादन कर रहा है।
उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। यह राज्य में देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है, क्योंकि अधिकांश कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। मध्य प्रदेश का अधिकांश कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। यहाँ अब प्रमुख कोयला उत्पादन सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला तथा उमरिया में होता है। दूसरा कोयला उत्पादन सतपुड़ा क्षेत्र का पेंच कान्हा, पथखेड़ा एवं मोपानी है। तो इसका हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, यह राज्य सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देश का चौथा एवं उत्पादन में की दृष्टि में 7वां स्थान रखता है। रानीगंज सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जिसका कुछ भाग झारखंड में पड़ गया है। कुछ कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है अभी हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आसानी से आप लिख लें। तो सबसे पहले झारखंड का देख लीजिए। झारखंड में कोयले की उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, इसके पास भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें, झारखंड के पास भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें तो 30% है। ठीक है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यह 23% उत्पादन करता है। उसके बाद इसका कुछ जो एरिया है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा क्षेत्र आ गया है, रानीगंज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है बढ़िया कोयला मिलता है दामोदर घाटी क्षेत्र में। यहाँ से बढ़िया कोयला यानी कि एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, कोकिंग कोयला भी इसे कहते हैं, और लौह इस्पात में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1970 में इसका उत्पादन 47% था, लेकिन 4-5 में इसका 2004-5 में लगभग इसका उत्पादन जो है 23% घटकर हो गया है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। और यह उत्पादन की दृष्टि से बताया जा रहा है तीसरा नंबर क्या है। ठीक है, सुरक्षित भंडार की दृष्टि से राज्य में तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। इसके पास सुरक्षित भंडार की दृष्टि से 15% इसके पास सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन कितना करता है? 16%। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ये सोच के कि 15% सुरक्षित भंडार है, 16% कैसे कर रहा है, वो नहीं बता रहा है। इसमें बताने का कोशिश कर रहा है कि जितना भी देश में कोयला है उसका 15% छत्तीसगढ़ के पास है, लेकिन देश में कोयला का उत्पादन जितना हो रहा है उसकी मात्रा अगर हम देखें उत्पादन की मात्रा से, तब यह 16% है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भंडार तो 15% है तो 16% कैसे कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। भंडार अलग क्या बोलते हैं काउंट किया जा रहा है, और उत्पादन जो है अलग काउंट किया जा रहा है। तो 16% उसका उत्पादन कर रही है। इसका मुख्य क्षेत्र जो ये सब हम आपको बता रहे हैं, इसको याद नहीं करना है, लेकिन 1-2 बारी पढ़ लेना है। ठीक है, रटने का ज़रूरत नहीं है, 1-2 बारी पढ़ लेना है। याद केवल इतना करना है, पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है उत्पादन, पहले नंबर पे झारखंड है उत्पादन की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब याद रखेंगे। लेकिन ये एरिया जो है इसको 2-4 बार बस पढ़ लेना है। ठीक है, एरिया कौन सा है? चिरमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर आदि। हासदो, अरंड, कोरबा एवं मांड रायगढ़ या दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। तो इतना हो गया। उसके बाद उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा देश का भंडारण में चौथे नंबर पर है, मतलब देश का 1/4 यानी 25% लगभग इसके पास है। उड़ीसा में देश का 1/4 कोयला का भंडार है। लेकिन उत्पादन यह कितना करता है? 14.5। ठीक है, और इसका एरिया कौन सा है? तलचर में कोयले का विशाल भंडार है, पर यहाँ उच्च कोटि का कोयला नहीं होने के कारण भाप गैस एवं बनता है। तो याद रखिएगा, तलचर एक ही क्षेत्र है यहाँ पर, उड़ीसा का तलचर क्षेत्र। ठीक है, तो जहाँ पर एक आध क्षेत्र है वो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा रहे तो उड़ीसा का तलचर क्षेत्र। ठीक है, यहाँ उच्च कोटि का कोयला नहीं मिलता है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, या उड़ीसा था, और यह अब हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में 3% ही सुरक्षित कोयले का भंडार है, लेकिन जो उसका उत्पादन कर रहा है वो 9% है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत हो गया, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस राज्य में देश का मात्र 7% कोयले का भंडार है, 7% कोयले का भंडार है, और
क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया है। और ये सब इतना। पश्चिम बंगाल का एक वही रानीगंज याद रख लीजिएगा। यह राज्य का सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देश का चौथा एवं उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान है इसका। तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है रानीगंज इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे कि उड़ीसा का हम लोग देखे थे तलचर था, उसी तरह पश्चिम बंगाल का भी याद रख लीजिए कि रानीगंज है और इसका कुछ भाग थोड़ा झारखंड में भी चला गया है। और दार्जिलिंग में भी कुछ मात्रा में कोयला पैदा किया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है, या जो भी बोलिए पैदा भी किया जाता है। यहाँ लिखा तो यही है, कुछ कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है, ठीक है, बात बराबर। अब यहाँ पर टर्सरी किस्म का भी कोयला और क्षेत्र के बारे में सब आगे दिया हुआ है। लेकिन अब हम लोग 35 मिनट का वीडियो हो गया तो काफ़ी लंबा हो गया। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।